तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। हमारे आज के इस खास और काफी डिटेल्ड अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने सच में भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध की। इसे यूं ही नहीं भारत में ब्रिटिश शासन की असली नींव कहा जाता। इस पूरे सेशन में हम इतिहास की इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाएंगे और इस ऐतिहासिक घटना के हर एक अहम पहलू को बिल्कुल साफ करेंगे। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे संघर्ष के कारणों से, फिर बात करेंगे संयुक्त मोर्चे के बनने की। इसके बाद हम सीधे बक्सर के युद्ध और उसमें अंग्रेजों की जीत के कारणों का रणनीतिक विश्लेषण करेंगे और आखिर में इलाहाबाद की संधि और ब्रिटिश सत्ता के उदय को समझेंगे। पहला भाग, संघर्ष के कारण। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो शुरुआती तनाव पनपा, वही आगे चलकर इस विशाल युद्ध की असली वजह बना। देखिए, मीर कासिम कठपुतली बनकर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शासक की तरह काम करना चाहते थे। उन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर शिफ्ट कर लिया और अपनी सेना को भी पूरी तरह से मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन बात तब बिगड़ी जब उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक कर, जिसे दस्तक कहा जाता था, उसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये कदम सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे पर एक बहुत गहरी चोट थी और यहीं से दोनों के बीच एक भयंकर तनाव की शुरुआत हो गई। दूसरा भाग, संयुक्त मोर्चे का गठन। जब ये तनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच गया और अंग्रेजों ने मीर कासिम पर पलटवार किया, तो इसके जवाब में एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार किया गया। अंग्रेजों से शुरुआती झटके खाने के बाद मीर कासिम को बंगाल छोड़ना पड़ा और वो सीधे पहुंचे अवध। वहां जाकर उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हाथ मिला लिया। अब जरा सोचिए, उस वक्त के भारत की इन तीन सबसे बड़ी शक्तियों ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। ये कोई छोटी मोटी बगावत बिल्कुल नहीं थी। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा और बेहद मजबूत गठबंधन था। तीसरा भाग, बक्सर का युद्ध। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 22 अक्टूबर 1764, जब बिहार के बक्सर के पास मैदानों में ये भयंकर ऐतिहासिक टकराव शुरू हुआ। अब अगर हम यहाँ दोनों सेनाओं की संख्या को देखें तो वो अंतर लिटरली चौंकाने वाला है। एक तरफ 3 बड़े भारतीय शासकों की एक विशाल संयुक्त सेना खड़ी थी, जिसमें करीब 40 से 50 हजार सैनिक थे, और दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 7,000 सैनिक थे। मतलब अगर सिर्फ नंबर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि युद्ध का नतीजा तो पहले से ही तय था। इतनी बड़ी फौज के आगे मुट्ठी भर ब्रिटिश सैनिक भला क्या ही कर लेते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। चौथा भाग, अंग्रेजों की जीत के कारण। एक स्टडी गाइड के नजरिए से हमारे लिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर नंबर्स में इतना पीछे होने के बावजूद ब्रिटिश सेना ने ये जीत हासिल कैसे कर ली। खैर, ये बात तो सच है कि युद्ध सिर्फ भीड़ से नहीं जीते जाते। यहाँ पासा पलटने के कुछ बहुत ही ठोस रणनीतिक कारण थे। हमारी संयुक्त भारतीय सेना भले ही बहुत बड़ी थी, लेकिन सच कहूं तो उसमें अनुशासन की भारी कमी थी। अलग अलग शासकों की सेनाओं के बीच कोई खास तालमेल भी नहीं था, जिसके चलते मैदान में कई बड़ी रणनीतिक गलतियां हुईं। इसके उलट अंग्रेजों के पास 2 बहुत बड़े फायदे थे। पहला, उनके आधुनिक हथियारों की जबरदस्त मारक क्षमता, और दूसरा, मेजर हेक्टर मुनरो का बहुत ही शानदार और अनुशासित नेतृत्व। बस इसी कमाल की रणनीति और तगड़े डिसिप्लिन के दम पर उन कुछ हजार सैनिकों ने इस विशाल लेकिन असंगठित सेना को पूरी तरह से हरा दिया। सैन्य रणनीति के अध्ययन के लिए यह वाकई एक क्लासिक केस स्टडी है। पांचवा भाग, इलाहाबाद की संधि। युद्ध के मैदान में मिली इस बिल्कुल अप्रत्याशित हार के बाद भारतीय शासकों को 1765 में एक बेहद कड़े राजनीतिक समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीवानी अधिकार का ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत क्रूशल है। बक्सर की हार के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब को मजबूर होकर अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। और इस संधि की सबसे बड़ी और खतरनाक शर्त क्या थी? अंग्रेजों को दीवानी अधिकार सौंपना। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे 3 बहुत ही विशाल और अमीर सूबों से सीधे टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया था।
इस एक अधिकार ने कंपनी की आर्थिक ताकत को रातों रात आसमान पे पहुंचा दिया और उन्हें सिर्फ व्यापारियों से भारत का वास्तविक प्रशासक बना दिया। छठा और आखिरी भाग, ब्रिटिश सत्ता का उदय। इस एक सिंगल लड़ाई और उसके बाद हुई संधि ने भारतीय उपमहाद्वीप में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। इस पूरी टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। 1757 के प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल में बस पैर जमाने का एक छोटा सा मौका दिया था। वो असल में कोई बड़ी सैन्य जीत नहीं बल्कि एक धोखा ज़्यादा था। लेकिन 1764 का ये बक्सर का युद्ध, ये उनकी एक सॉलिड डिसाइसिव सैन्य जीत थी। यहाँ उन्होंने भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतों को एक ही मैदान पर आमने सामने की लड़ाई में हराया था। और फिर 1765 की इलाहाबाद की संधि ने इस सैन्य जीत को एक राजनीतिक जीत में बदल दिया। यहीं से अंग्रेज पूरे भारत में एक अजेय शक्ति और असली पॉलिटिकल मास्टर के रूप में स्थापित हो गए। तो अब इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अंग्रेजों ने वास्तव में प्लासी में भारत को जीता था, या फिर बक्सर ही वो असली और निर्णायक मोड़ था जिसने गुलामी की सबसे मजबूत नींव रखी? जब हम इतिहास के इन पन्नों को इस तरह लॉजिकली और स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं तो सच में नजरिया ही बदल जाता है। इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज के इस अध्ययन सत्र को यहीं रोकते हैं। इस एनालिसिस में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।